हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। देखो, हमने साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। हमारा जो एचएसएससी ग्रुप डी है उसके अंदर हमारे टीचर्स जो भी, जैसे हिंदी के लिए भी, मैथ के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी, हरियाणा जीके के लिए भी, इंडिया जीके के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी, सभी हमने प्रैक्टिस सेट निकाल रखा है। और अब हमारे पास कम टाइम बचा है एग्ज़ाम का, तो प्रैक्टिस सेट ही क्या करेगा, हमें सफलता की ओर लेकर के जाएगा। तो इससे पहले भी मैंने 6-7 वीडियो अपलोड कर दी हैं। ये अगला वीडियो है हमारा, क्योंकि जो हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके अंदर हम डिटेल से अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर हमें 5 से 7 क्वेश्चन का नॉलेज होता है एक क्वेश्चन के अंदर ही। तो प्रैक्टिस सेट निकालना ही सबसे क्या होता है, बेस्ट तरीका होता है सफलता की ओर जाने के लिए। तो आज की हमारी सीरीज के जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे उनका अध्ययन करेंगे हम। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जब जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए, जो न्यूटन्स के लॉ होते हैं, नियम होते हैं, फर्स्ट नियम, सेकंड नियम और थर्ड नियम। तो उसमें सेकंड नियम जो होता है, उसके अंदर जो सेकंड नियम है वो बताता है कि F बराबर होता है ma, जहाँ पर F क्या होता है, फोर्स होता है जिसे हम बोलते हैं बल। m होता है मास जिसे हम बोलते हैं द्रव्यमान। इसके अलावा a हमें दे रखा, a होता है एक्सेलरेशन, त्वरण होता है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, F बराबर ma। देखो यहाँ पर हमें बल का भी मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 न्यूटन। कितना दे रखा है, 5 न्यूटन। n का मतलब होता है न्यूटन। तो जो फोर्स होता है उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और यहाँ पर हमें मास दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 किलोग्राम। कितना दे रखा है द्रव्यमान, 2 किलोग्राम। और हमें क्या निकालना है, त्वरण निकालना है ए। तो अगर इस फॉर्मूले से अगर ए बराबर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ तो कहाँ आएगा, ऊपर, और एम कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इक्वल एफ अपॉन एम। अब एफ का मान हमें दे रखा है 5 और एम का मान हमें दे रखा है 2। तो अगर 5/2 आएगा तो कितना आ जाएगा, 2.5। और जो त्वरण होता है उसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है हमें, उसका आंसर क्या आएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें ऑप्शन में दे रखा है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमारा, वही क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो अगले में दे रखा है 2.5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जो त्वरण होता है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो कौन सा रहेगा हमारा, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या रहेगा, राइट रहेगा। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। देखो जो बस होती है वो चलती है, तो अगर अचानक ब्रेक लगाती है तो जितनी भी सवारियां बैठी होती हैं वो कहाँ होती हैं, आगे की तरफ झुकती हैं। तो उसके अंदर क्या लगता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगता है। तो क्या लगता है, न्यूटन का पहला नियम लगता है उसमें। क्योंकि जो न्यूटन का कितने नियम होते हैं, एक फर्स्ट होता है, एक सेकंड होता है और एक थर्ड होता है। तो जो न्यूटन का जो पहला नियम होता है वो एक तो न्यूटन की नियम की क्या बताता है, परिभाषा बताता है। क्या बताता है, परिभाषा बताता है। सेकंड ये होता है जड़त्व। क्या बताता है ये, जड़त्व को बताता है कि कोई भी वस्तु अगर गति कर रही है तो वो लगातार गति करती रहेगी जब तक कि हम उसको भारी बल नहीं लगाएं। तो वो फर्स्ट नियम यही बताता है कि कोई भी वस्तु तब तक गति करती रहेगी जब तक कि हम उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाए। तो जब बस में अचानक ब्रेक लगाए जाते हैं तो जड़त्व के नियम के अनुसार क्या होता है कि जो बस में सवारी बैठी होती हैं वो गाड़ी के साथ जब ब्रेक लगता है तो जो नीचे जो इस जो फर्श रहेगा वहां पर तो कौन सा नियम लग जाता है, जड़त्व का नियम लग जाता है। और जो सवारियों का जो ऊपरी हिस्सा रहेगा वो क्या हो जाता है, आगे की तरफ झुक जाता है। तो उसमें कौन सा नियम लगता है, न्यूटन का पहला नियम लगता है। तो आपको ध्यान रखना है, न्यूटन का पहला जड़त्व का नियम बताता है और बल की परिभाषा बताता है।
जो सेकंड होता है न्यूटन का, जो सेकंड नियम रहेगा वो क्या बताता है, इसका फॉर्मूला बताता है F बराबर क्या होता है एम ए। तो बल का क्या बताता है, फॉर्मूला बताता है F बराबर एम ए। इसके अलावा जो सेकंड नियम रहेगा उसके अंदर जो इसके एग्जाम्पल होते हैं कि जो खिलाड़ी होते हैं जब कैच लेते हैं बॉल को तो वो हाथों को क्या करते हैं, पीछे की तरफ करते हैं, जिससे कि जो बॉल होती है उससे अगर पीछे की तरफ करेंगे तो जो बॉल से जो हाथ को लगती है वो नहीं लगेगी, क्योंकि पीछे की तरफ करते हैं तो क्या होता है उससे हाथ के नहीं लगती है। सेकंड कौन सा होता है, जो सेकंड नियम दे रखा है हमें न्यूटन का, उसके अंदर जो गाड़ियों के अंदर जो स्प्रिंग लगाई जाती हैं, गाड़ियों के अंदर क्या लगाई जाती हैं, स्प्रिंग लगाई जाती हैं, जिससे क्या होता है कि जो जैसे जहाँ पर रोड खराब होता है तो वहाँ पर क्या होता है, जो खराब होने पर जो दूची लगेंगी वो क्या लगती हैं, सबसे कम लगती हैं। तो वो किस उसमें भी कौन सा नियम काम करता है, न्यूटन का सेकंड नियम काम करता है। इसी प्रकार न्यूटन का जो तीसरा नियम रहेगा वो होता है क्रिया प्रतिक्रिया का। कौन सा होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का, कि कोई भी वस्तु के ऊपर अगर हम क्रिया करते हैं उतने ही बल का वस्तु भी हमारे ऊपर क्या करती है, प्रतिक्रिया करती है। इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो बंदूक होती है, बंदूक से जब बंदूक से जब गोली निकलती है तो बंदूक क्या करती है, हमें वापस क्या लगाती है, धक्का लगाती है। इसके अलावा अगर हम सेकंड देखें तो रॉकेट को भी जब छोड़ा जाता है, तो रॉकेट को छोड़ा जाता है तब भी ईंधन जब जलता है तो रॉकेट को क्या करता है, वो वापस से क्या करता है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होता है, जिससे रॉकेट क्या होता है, ऊपर जाता है। अगर थर्ड इसी अंदर हम एग्जाम्पल देखें तो जो नाव होती है, तो नाविक जब नाव से नीचे उतरता है तो वो क्या करता है, जब नाविक आगे की तरफ जाएगा तो नाव कहाँ जाती है, पीछे की तरफ जाती है। उसमें भी कौन सा लगता है, न्यूटन का तीसरा नियम लगता है। तो आपको ध्यान रखना है, न्यूटन का फर्स्ट परिभाषा बताता है, जड़त्व का नियम बताता है, सेकंड फॉर्मूला बताता है, खिलाड़ी कैच लेते समय हाथ को पीछे करते हैं और गाड़ियों में स्प्रिंग लगाई जाती है। थर्ड क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो बंदूक पीछे की तरफ आती है। रॉकेट का जब लॉन्चिंग की जाती है तब भी कौन सा लगता है, न्यूटन का तीसरा नियम। और नाव से जब नाविक नीचे उतरता है तब भी कौन सा लगता है, न्यूटन का तीसरा नियम लगता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो हमें क्या दे रखा है, चलती हुई बस से जब अचानक ब्रेक लगाते हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में क्या होते हैं, गिरते हैं या झुकते हैं, तो उसमें कौन सा लगता है, न्यूटन का पहला नियम। कौन सा लगता है, न्यूटन का पहला नियम, क्योंकि यही क्या होता है, जड़त्व का नियम होता है। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है, क्योंकि तरंग क्या होती है, दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अनुप्रस्थ, कैसी होती है, अनुप्रस्थ, और एक होती है अनुदैर्घ्य। तरंग कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है। एक होता है अनुप्रस्थ और दूसरी अनुदैर्घ्य। तो अगर हम अनुप्रस्थ की बात करें तो उसमें क्या होता है, अनुप्रस्थ में जो तरंग रहेगी उसमें क्या होता है, तरंग का निर्माण ऐसे होगा, ये तो हो जाएगी तरंग की दिशा, और इसमें क्या रहेंगे, माध्यम के कण, माध्यम के कण। तो जो अनुप्रस्थ तरंग होती है उसके अंदर यही बोला जाता है कि तरंग की दिशा और माध्यम के कण आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री के ऊपर होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसके अलावा जो अनुप्रस्थ जो तरंग होती है उसके अंदर देखो, जो तरंग निकलती है उससे जो ऊपरी भाग रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं, सरंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सरंग। जो निचला भाग होता है उसे हम बोलते हैं गर्त। ऊपर वाले भाग को बोला जाता है सरंग, निचले वाले भाग को गर्त बोला जाता है। इसके अलावा जो तरंग होती है और जो सरंग के बीच की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं आयाम। क्या बोला जाता है, आयाम, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि जो ये सरंग दे रखी है और यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें गरत दे रखा है। सरंग और जो गरत होती है इन दोनों के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्बडा से। किससे करेंगे,
लैम्बडा से क्या किया जाता है, इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो तरंग होती है, तरंग से सरंग की जो लेंथ रहेगी उसे हम बोलते हैं आयाम, ए से डिनोट किया जाता है। जो ऊपरी भाग होता है उसे सरंग बोलते हैं, जो निचला भाग होता है उसे हम गृत बोलते हैं। और इसके अलावा अनुप्रस्थ में आपको ध्यान रखना है माध्यम के कण और तरंग की दिशा क्या होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है, 90 डिग्री के ऊपर होती है। इसके अलावा अगर हम अनुदैर्घ्य तरंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो माध्यम के कण रहेंगे, इसके अलावा जो तरंग की दिशा रहेगी वो दोनों क्या होती हैं, सरल रेखा में होती हैं या समांतर होती है। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य के अंदर, तो जो अनुप्रस्थ होता है वो मेनली किसके अंदर देखा जाता है, ठोस के अंदर देखा जाता है। और जो अनुदैर्घ्य होता है वो ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस के अंदर भी होता है, तीनों के अंदर होता है। इसके अलावा अगर एग्जाम्पल्स की बात करें हम, तो एग्जाम्पल्स के अंदर जो रस्सी होती है, जैसे हमने क्या किया, यहाँ से हमने रस्सी बांध दी और इस रस्सी को यहाँ से पकड़ के अगर हिलाते हैं तो ये कैसे हिलेगी, ऐसे हिलती है। तो रस्सी को जब हिलाया जाता है एक हिस्से को बांध करके, तो उसके अंदर कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। इसके अलावा हमारे पास पानी का कोई भी तालाब है, उसके अंदर अगर हम क्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, तो पत्थर से भी क्या होती है, तरंग उत्पन्न होती हैं। वो तरंग भी कौन सी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। इसके अलावा जो प्रकाश होता है, जो लाइट रहेगी, प्रकाश के अंदर भी कौन सी तरंग होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। अगर अनुदैर्घ्य के अंदर अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि जो अनुदैर्घ्य रहेगा वो किसके अंदर होता है, एक तो होता है ध्वनि के अंदर, जो हमारी साउंड होती है उसके अंदर कौन सी तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। इसके अलावा हम बात करें कि जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग के अंदर भी कौन सी होती है, अनुदैर्घ्य तरंग पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुप्रस्थ तो ठोस के अंदर रहेगी, अनुदैर्घ्य ठोस द्रव गैस तीनों के अंदर होती है। अनुप्रस्थ में जो एग्जाम्पल देखें, रस्सी को हिलाया जाता है, पानी के अंदर पत्थर फेंका जाता है या प्रकाश। अगर हम अनुदैर्घ्य की बात करें तो ध्वनि के अंदर भी अनुदैर्घ्य होती है और स्प्रिंग के अंदर भी कौन सी होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ये ध्यान रखना है आपको। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसमें ये इधर का प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश मैंने किस में बताया, अनुप्रस्थ तरंग में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग। देखो अगला क्वेश्चन हमें इधर का है, प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो जो प्रकाश, जो आकाश होता है, सॉरी, आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, हमें नीला दिखाई देता है। वैसे जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहां पर उसे कैसा कलर दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। तो अगर पूछा जाए कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जाने के बाद में कैसा कलर दिखाई देता है, ब्लैक। कैसा दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। लेकिन हम यहाँ से अगर आकाश को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, वो नीला दिखाई देता है। वो किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, सी रहेगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीन रंग मूल रंग हैं, ये हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मूल रंग कौन कौन से होते हैं। मूल रंग होते हैं जो मेन रंग होते हैं, उन्हीं को फिर आपस में मिलाकर क्या बनाए जाते हैं, अगले रंग बनाए जाते हैं। तो मूल रंग कितने होते हैं, तीन होते हैं। उनका आपको नाम ध्यान होना चाहिए, लाल, नीला और पीला। कौन कौन से होते हैं, लाल होता है, नीला होता है और पीला होता है। रेड रहेगा, ब्लू और येलो। ये क्या होते हैं, तीन जो मेन रंग होते हैं। वो कौन सा होता है, लाल, नीला और पीला। आप देख लो ऑप्शन में हमें लाल, नीला और पीला। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो तीन होते हैं, जैसे नीला, पीला और लाल। तो ये जो मुख्य जो रंग होते हैं वो तीन रंग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, लाल, नीला और पीला होता है। बाकी के रंग इन्हीं को आपस में मिला करके बनाए जाते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ज्यादातर पूछा जाता है।
तो आपको ध्यान रखना है, एक तो होता है अवतल दर्पण, कैसा होता है, अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो अवतल लेंस होता है उसके अंदर तो क्या रहेगा, जैसे हम बनाए कि जो ये रहेगा, इसके क्या करते हैं, बैक साइड पॉलिश किया जाता है। अगर प्रकाश की जो और लाइट आएगी तो यहीं पर ही क्या होती है, वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। दर्पण और लेंस में अंतर होता है। उत्तल क्या रहेगा, इसके अंदर क्या करते हैं, अंदर की साइड क्या करते हैं हम, पॉलिश करते हैं, तो किरण आएंगी जो बाहर की तरफ ही क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो इसे क्या बोला जाएगा, उत्तल दर्पण बोला जाता है। अंदर की साइड जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसे हम अवतल दर्पण, अगर बाहर की तरफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है या बोलते हैं हम बाहर की साइड पेंट करते हैं तो अवतल, अंदर की साइड अगर हम पॉलिश करेंगे तो उत्तल होता है। अगर अवतल लेंस और उत्तल लेंस की बात करें तो जो किनारों से पतला होता है बीच में मोटा होता है वो कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। अवतल लेंस में क्या हो जाएगा, देखो किनारों से तो क्या होता है, मोटा होता है, और बीच में क्या होता है, पतला होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। इसके अलावा अब आपको ध्यान रखना है, देखो जैसे हम बात कर लें कि हमारे पास है अवतल दर्पण है, देखो अवतल दर्पण के अंदर जो ये रेखा रहेगी ये जहाँ पर काटती है उसे हम बोलते हैं ध्रुव, क्या बोलेंगे, ध्रुव बोला जाता है। और जिस भी कांच के अंदर से ये काटा गया है, हो सकता है ये ऐसा होगा, तो इसका जो केंद्र बिंदु होती है, केंद्र बिंदु होता है उसे हम सी से डिनोट करेंगे और उसे बोला जाता है वक्रता केंद्र, क्या बोलेंगे हम, वक्रता केंद्र, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। वक्रता केंद्र और जो ध्रुव रहेगा उसके मिड में क्या होता है, एफ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोकस, क्या बोलेंगे, फोकस बोलते हैं। जो ध्रुव और एफ रहेगा उसके मिड की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं फोकस दूरी, क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अगर ध्रुव और सी के बीच की जो दूरी होती है उसे हम आर से डिनोट करेंगे, जिसे हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। तो आपको ध्यान रखना है ये सेम प्रोसेस किस में रहेगी, उत्तल में रहेगी। तो जो दर्पण रहेगा उसके अंदर जिस भी कांच के अंदर से, ग्लास के अंदर से काटा गया है उसका जो केंद्र रहेगा उसे हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में क्या होता है, एफ, जिसे हम फोकस बोलते हैं। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ध्रुव से और जो वक्रता केंद्र रहेगा उसके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। तो अब आपको ध्यान रखना है, देखो जैसे हम उत्तली दर्पण ले लें, सॉरी हम अवतल दर्पण लेते हैं। अब देखो सामने एक, देखो ये दूरी रहेगा जैसे अनंत पर रहेगी, वस्तु को हम कहाँ पर रख सकते हैं, अनंत के ऊपर, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सेकंड हम कहाँ रख सकते हैं, ये सी रहेगा, माना कि इसका ये क्या रहेगा, एफ रहेगा। तो एक बार तो वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, जो अनंत रहेगा अनंत पर रखेंगे। दूसरी बार वस्तु को कहाँ रखेंगे हम, अनंत और वक्रता, जो वक्रता केंद्र रहेगा उसके बीच पर। एक बार वक्रता केंद्र पर रखेंगे, एक बार वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, एक बार फोकस पे और एक बार फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को हम रखते हैं। उसमें प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है मैं आपको विद ट्रिक बताता हूँ, वो आपको ध्यान रखना है। देखो सामने फर्स्ट में हम क्या करेंगे, देखो वस्तु को कहाँ रखते हैं हम, अनंत के ऊपर रखते हैं, कहाँ रखेंगे, अनंत पे। सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हम रखते हैं अनंत और वक्रता जो केंद्र रहेगा उसके बीच में। एक बार रखते हैं हम वक्रता केंद्र पे, वक्रता और फोकस के बीच में, एक बार फोकस पे,
और एक बार फोकस और ध्रुव के बीच में। तो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। अब आपको ध्यान रखना है कि जो प्रतिबिंब रहेगा वो कहाँ बनता है, जो प्रतिबिंब रहेगा वो छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा और कहाँ पर बनता है। अब देखो सामने, ये तो सी रहेगा, ये एफ है। अब जो फर्स्ट हमें दे रखा है कि जब हम कहाँ रखते हैं, अनंत के ऊपर रखते हैं, तो अनंत के ऊपर रखेंगे तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो आपको ध्यान रखना है। जब अनंत पर रखते हैं तब कहाँ बनता है, फोकस के ऊपर बनेगा। कहाँ बनता है, फोकस पे। सेकंड कहाँ रखेंगे हम, जब अनंत से और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तब कहाँ बनता है प्रतिबिंब, जो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। थर्ड हम कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र पर, तब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब हम कहाँ रखते हैं, फोकस के ऊपर रखते हैं, तब कहाँ बनेगा, फोकस और वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। और लास्ट कहाँ रखेंगे हम, अब देखो फर्स्ट का प्रतिबिंब यहाँ बन गया, सेकंड का यहाँ बनेगा, थर्ड का यहाँ बनेगा, फोर्थ यहाँ और फिफ्थ का बनेगा यहाँ पर। तो ये आपको ध्यान रखना, ये अनंत रहेगा। देखो और सिक्स्थ पर रखते हैं तो कहाँ बनता है, इस साइड में बनेगा। अब देखो सामने फर्स्ट हमें देखो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस के ऊपर बनता है। और जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से क्या बनता है, ज्यादा छोटा बनता है। इसके अलावा सेकंड आप ये ध्यान रखोगे, अगर प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनेगा या फिर उल्टा बनेगा, तो अगर हम देखें कि प्रतिबिंब अगर सीधा बनता है तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। अगर प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है, अगर सीधा बनता है तो आभासी, उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। अब देखो फर्स्ट कहाँ रख रखा है, अनंत और वक्रता केंद्र के, फर्स्ट अनंत पर है तो फोकस पे बनेगा, छोटा बनेगा। सेकंड हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, वस्तु से छोटा ही बनेगा। सी कहाँ रखेंगे हम, वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के क्या बनता है, समान बनेगा। ये दोनों क्या रहेंगे, समान। फोर्थ हम रखते हैं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में और वस्तु से बड़ा बनेगा। इसके अलावा देखो अगर फोकस पर रखते हैं 5 नंबर को, तो कहाँ बनता है, अनंत पे बनेगा और कैसा बनता है, जो प्रतिबिंब रहेगा वो बहुत बड़ा बनेगा। सिक्स्थ हमें देर का फोकस और ध्रुव के बीच में, तो कहाँ बनता है, ये बनेगा, जो हमारा दर्पण रहेगा दर्पण से आगे बनता है। देखो ये प्रतिबिंब कैसा दे रखा है हमें, सीधा बन रहा है। जो सीधा बनेगा वो कैसा रहेगा, आभासी रहेगा। और इन सभी में कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और जो उल्टा बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। ये आपको ध्यान रखना है, उल्टा बनेगा तो वास्तविक, सीधा बनता है तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। इसके अलावा इसी ट्रिक के अंदर सारे आ जाएंगे कि जो अगर वस्तु को कहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, अवतल दर्पण ये है हमारा, वो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। तो वक्रता केंद्र कहाँ है हमारा, सी। तो वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। उल्टा बनेगा और उल्टा बनता है तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर रहेगी तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, सी ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। इसके अलावा अगर हम उत्तल दर्पण की बात कर ले तो मैं उत्तल दर्पण और समझा देता हूं आपको। देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, जिसको हम क्या करते हैं, अंदर की साइड से क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। इसमें भी सेम क्या रहेगा, यहाँ पर जैसे इसका सी वक्रता केंद्र रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, फोकस, क्योंकि इसका इस साइड रहेगा। जिस भी गिलास से काटा गया है उसका केंद्र वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वहां फोकस होता है। अब देखो सामने, अब हम बात करते हैं कि वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पे रहे, कहाँ रहे, अनंत पे रहे, या फिर अनंत से और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी रहे। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर वस्तु कहाँ होती है, अनंत के ऊपर होती है
तो जो प्रतिबिंब रहेगा वो फोकस पर बनता है और कैसा बनेगा, बिंदुवत बनता है, बिल्कुल बिंदु के समान बनेगा। और कहाँ बनता है, फोकस के ऊपर बनता है। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और जो सीधा बनता है वो कैसा होता है, मैंने अभी बताया था कि जो सीधा रहेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। अब देखो सामने सेकंड, इसमें दो ही कंडीशन होती हैं। फर्स्ट तो अनंत, अनंत पर रहेगा, फोकस पर बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा, बिंदुवती बोल सकते हैं, सीधा रहेगा, आभासी रहेगा। सेकंड क्या रहेगा कि अनंत से और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी हो तो सभी कहाँ बनते हैं, प्रतिबिंब, केवल इनके प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनते जाएंगे। आप चाहे कहीं पर ही रख लें, ये वन वाला हो गया तो ये वन बन गया। 2 3 4 5 6 7 ये रहेंगे 2 3 4 5 6, तो क्या बनेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेंगे। और क्या रहेंगे, जो हमारी वस्तु रहेगी, वस्तु से क्या बनेंगे, सारे छोटे बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, सभी सीधे बनेंगे और जो सीधा बनता है वो कैसा होता है, आभासी होता है। तो मैंने दोनों के बता दिया आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, ठोस कपूर से वाष्प, वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर ठोस से कोई भी वस्तु डायरेक्ट अगर गैस में चेंज होती है तो उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन। ये आपको ध्यान रखना है कि जो ठोस से अगर डायरेक्ट गैस के अंदर चेंज होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन प्रोसेस बोला जाता है। जो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। जिसके अंदर क्या होते हैं, ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, हमारा गैस भी होता है। अगर ठोस से क्या होता है, द्रव के अंदर होता है तो उसे हम बोलते हैं गलन। अगर द्रव से वापस से किस में चेंज करें, हम ठोस के अंदर करें, द्रव से गैस बनाते हैं तो वाष्पीकरण कहलाता है। गैस से वापस से अगर द्रव बनता है उसे हम संघनन बोलते हैं। इसके अलावा ठोस से अगर डायरेक्ट गैस बनता है उसे हम ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। अगर हम गैस से वापस से ठोस बनाए उसे हम बोलते हैं निक्षेपण। क्या बोलेंगे, निक्षेपण बोला जाता है। इसके अलावा द्रव से अगर हम क्या बोल ठोस में चेंज करते हैं तो उससे क्या बोला जाता है, जमना बोला जाता है, सोलिडिफिकेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ठोस से जो कपूर होती है वो क्या होती है, ठोस से डायरेक्ट किस में चेंज होती है, गैस के अंदर चेंज होती है। किस में होती है, गैस के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित धातु युग में से किसी एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी है। तो आपको ध्यान रखना है, एक होती है सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की कौन सी होती है, लिथियम, Li। कौन सी होती है, लिथियम होती है। एक होती है सबसे भारी, तो सबसे भारी कौन सी होती है, ओस्मियम होती है। कौन सी होती है, ओस्मियम, जिसको हम OS से डिनोट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे हल्की लिथियम, सबसे भारी ओस्मियम होती है। तो हमारा लिथियम और ओस्मियम क्रम से क्या पूछ रखा है, पहले सबसे हल्की, तो हल्की लिथियम हो जाएगी, उसके बाद में सबसे भारी ओस्मियम। तो लिथियम और ओस्मियम क्या होती हैं, एक तो सबसे हल्की होती है और दूसरी सबसे भारी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो जो हमारा विद्युत बल्ब होता है, जो जिससे हमें प्रकाश उत्पन्न होता है, तो वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, जिसका सिंबल क्या होता है, W होता है। तो किसका बना होता है, टंगस्टन का। ये ध्यान रखोगे आप। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन विद्युत का अच्छा सुचालक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत का सबसे अच्छा जो सुचालक रहेगा या फिर जिसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, तो सबसे ज्यादा किस में होता है, Ag, जो हमारी सिल्वर रहेगी, चांदी के अंदर। चांदी क्या होती है, विद्युत की सबसे अच्छी क्या होती है, सुचालक होती है। तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, चांदी। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है। एक तो आपको ध्यान रखना है कि जो टोटल जो हमारे दांत होते हैं वो तो कितने होते हैं, 32 होते हैं। इसमें कितने कैसे होते हैं, 20 प्लस में 12। जो 20 होते हैं उन्हें हम बोलते हैं दूध के दांत। क्या बोलते हैं, दूध के दांत बोला जाता है। और वही क्या होते हैं, एक बार टूटने के बाद में क्या होते हैं, पुनः स्थापित होते हैं। तो मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। कितनी होती है,
20। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बी ऑप्शन सही रहेगा। इसके अलावा अगर आपसे दंत सूत्र पूछ ले कि जो दंत का सूत्र कौन सा होता है, तो आप कितना बताओगे कि जो दंत होता है उसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र रहेगा 21-23/21-23। क्या रहेगा? 21-23/21-23। और ये किस आधार पर लिखा जाता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि जो दंत सूत्र रहेगा वो कितना होता है? 21-23/21-23 होता है। और जो पुनः स्थापित होने वाले दांत 20 होते हैं। इसके अलावा और कितने होते हैं टोटल? अगर आपसे पूछे तो कितना बताना है आपको? 32 बताना है। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि पर्णहरित में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? पर्णहरित में मिल सकता है आपको, क्लोरोफिल भी मिल सकता है आपको। क्या मिल सकता है? क्लोरोफिल भी मिल सकता है। तो ये इसके अलावा हरित लवक भी पूछ सकता है आपको कि उनके अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के अंदर कौन सा पाया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है जो क्लोरोफिल रहेगा उसके अंदर मैग्नीशियम मेटल पाई जाती है। कौन सा होता है? मैग्नीशियम। तो क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। जो क्लोरोफिल होता है यही क्या करता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण। जो सनलाइट होती है उसकी प्रेजेंस में क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है और क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है या कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन जिसे हम HB से डिनोट करते हैं, तो उसके अंदर क्या होती है? Fe आयरन होता है। क्या होता है? आयरन होता है। तो ये दो ध्यान रखना है आपको, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन रहेगा और क्लोरोफिल के अंदर या पर्णहरित या हरित लवक में कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, एक तो पुरुष रहेगा, एक स्त्री रहेगी। जो पुरुष होता है उसके अंदर जो गुणसूत्र पाए जाएंगे वो पाया जाता है X और Y। जो बाकी के रहेंगे वो तो सभी में सेम होते हैं। जो स्त्री रहेगी उसमें दोनों क्या होते हैं? X होते हैं। अगर पुरुष से X प्राप्त होगा, स्त्री से भी X, तो दोनों क्या रहेंगे? XX। और वापस से क्या बन जाएंगे? जो स्त्री के अंदर होते हैं। तो तब क्या बनेगी? लड़की का जन्म होगा। अगर पुरुष से Y प्राप्त हो और स्त्री से X, तो तब क्या हो जाएगा? XY। और अगर XY रहेगा तो क्या रहेगा? लड़का होता है। तो ये ध्यान रखना आपको कि अगर XX रहेगा तो लड़की, और वो X और X रहेगा तो लड़की, XY रहेगा तो लड़का। तो इसमें ये इधर का है कि जो पुरुष से X और स्त्री से X, पुरुष से X प्राप्त होगा, स्त्री से X, तो दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों X और X रहेंगे तो क्या होगी? लड़की होगी। सेकंड ऑप्शन हमें दे रखा है, देखो पुरुष से X और स्त्री से Y। स्त्री से तो Y प्राप्त हो ही नहीं सकता क्योंकि स्त्री के पास दोनों क्या होते हैं? X और X होता है। पुरुष से Y और स्त्री से X, अगर पुरुष से Y प्राप्त होगा, स्त्री से X, तो क्या हो जाएगा? YX या XY रहेगा, जिससे क्या रहेगा? लड़का होता है। क्या होता है? लड़का। तो यही क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? करेक्ट आंसर रहेगा हमारा सी वाला। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मनुष्य की खोपड़ी रहेगी उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मनुष्य की खोपड़ी होती है, खोपड़ी भी पूछ सकता है आपसे, कपाल भी पूछ सकता है, तो उसके अंदर कितनी होती हैं? 8 होती हैं। इसके अलावा जो चेहरा रहेगा हमारा, चेहरे के अंदर पाई जाती हैं कितनी? 14 होती हैं। अगर दोनों को हम क्या करें? ऐड करते हैं तो कितनी हो जाएंगी? 22 होती हैं। तो अगर खोपड़ी में पूछे आपसे, अगर कपाल और चेहरे दोनों की अगर ऐड करके देता है तो आपको ऑप्शन में कितना मिलेगा? 22 मिलेगा। अगर खोपड़ी खोपड़ी के अंदर ही बोल रखा है आपको,
अगर ऑप्शन में अगर आपको 8 मिले तो आपको क्या करना है, 8 करना है, क्योंकि कपाल के अंदर कितनी होती हैं, 8 अस्थियां होती हैं। अगर चेहरे को दोनों को मिलाएं, क्योंकि चेहरे में कितनी होती हैं, 14 होती हैं, दोनों को मिलाकर के कितनी होती हैं, 22 होती हैं। तो हमें 22 ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो खोपड़ी के अंदर हम कितनी करेंगे, 8 हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि कपाल के अंदर कितनी अस्थियां होती हैं, 8 होती हैं। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फूल के जो फ्लोर होता है उसके आवश्यक भाग क्या क्या होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो पुष्प होता है उसके अंदर एक तो होता है जायांग, एक होता है पुमंग। जो जायांग रहेगा वो क्या होता है, स्त्री केसर बोलते हैं। और जो पुमंग होता है उसे हम, जो स्त्री केसर रहेगा इसके अंदर होता है वर्ती कागर। क्या रहेगा, वर्ती कागर। इसके अलावा सेकंड होती है वर्तिका, और थर्ड होता है अंडाशय। जो जायांग रहेगा उसके अंदर वर्तिकागर, वर्तिका और अंडाशय होता है। पुमंग के अंदर क्या होते हैं, पुंकेसर होते हैं। क्या होते हैं, पुंकेसर रहेंगे। इसके अलावा इसके अंदर परागकण होते हैं और परागकोश होता है। परागकोश और परागकण, ये तो क्या होते हैं, पुमंग के पार्ट होते हैं। और ये किसके होते हैं, स्त्री केसर या जायांग पार्ट होते हैं। जो हमारा फ्लोर होता है, फ्लोर के अंदर क्या रहेंगे, ये मेनली पार्ट होते हैं। जैसे हमारा जो भी फ्लोर रहेगा, फ्लोर में क्या होते हैं, बाहर तो क्या होते हैं, जो दल पुंज होते हैं ना, कैलिक्स और कोरोला होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, बाह्य दल होते हैं, फिर दल पुंज होते हैं। इसके अलावा जो मेन पार्ट हो रहेगा हमारा, जैसे हम माने ये पुष्प की स्ट्रक्चर है, तो ये क्या होते हैं, पराग कोश होते हैं। क्या होते हैं, पराग कोश, जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। इसके अलावा इन्हें जो जिससे ये जुड़े होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। इसके अलावा जो स्त्री केसर या जायांग पार्ट रहेगा, इसमें सबसे ऊपरी भाग क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। और इसकी जो लेंथ रहेगी, जिससे नीचे जो रहेगा वो अंडाशय होता है। अंडाशय और जो वर्तिकाग्र रहेगा उनके बीच की जो हमारे पास जो भी भाग रहेगा बीच का, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक जायांग होता है और एक पुमंग होता है। ये दोनों पार्ट क्या होते हैं, फ्लोवर्स के मेन पार्ट होते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पुमंग और जायांग। डी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, करेक्ट रहेगा, क्योंकि फ्लोर के ये मेन पार्ट होते हैं। जो फल बनेगा या फिर जो पुष्प बनता है, इसके अलावा अगर हम बात करें जो बीज बनता है, सीड, वो किससे बनता है, इन्हीं से बनता है, पुमंग और जायांग से बनता है। तो आज के हमारे जो 15 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं यहीं पर। मैं आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और जो पिछली हमारी क्लास थी जितनी भी, उसके अंदर हमने 10 क्वेश्चन कराए थे, इसके अंदर 15 क्वेश्चन है। आगे जो वीडियो आएंगे उसके अंदर आप, हो सकता है आपको 50 क्वेश्चन भी मिल जाए, हो सकता है आपको मैराथन भी मिल जाए साइंस की। तो आपको जो सीरीज जितनी भी वीडियो के अंदर, जो चैनल के अंदर अपलोड हैं, उनको आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर जो ये सीरीज दे रखी है, इन्हीं में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल जीके बाय मालाराम सर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।